बहरहाल दूसरी जो राय है उसके ऊपर आते हैं। पहले तो है कि शायद आपको मेरा ओपिनियन जो है ना वो थोड़ा क्योंकि अनपॉपुलर है और दूसरी बात ये है कि अक्सर हम इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं ना इस तरह के नहीं, हर तरह के डिसीजंस ह्यूमन कैपेबिलिटी है कि हम इमोशनली ही लेते हैं ज़्यादातर डिसीजन। हम लॉजिकल बीइंग नहीं है बल्कि इमोशनल बीइंग है। तो बहरहाल क्योंकि ये एक बहुत अहम तरीन क्वेश्चन है और कॉम्प्लेक्स तरीन चीज़ है कि मतलब एक पूरी ज़िंदगी का फैसला है, आप बोलो कि पूरी नीयत है पूरी ज़िंदगी की। तो क्या करें अब उसके अंदर और क्या नहीं करें, तो इसको सिर्फ इमोशंस पे छोड़ना मतलब सही है नहीं। तो इसका सिंपल सा होता है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसको उसको ना एक एनालिसिस से गुजारें। वो एनालिसिस क्या है रीजनिंग की कि सिंपल क्वेश्चन है वाई लगाएं कि क्यों हम ये काम कर रहे हैं, मतलब अगर मैंने ये काम किया तो क्या होगा। फिर जवाब आएगा कि हाँ ये होगा, तो उसके ऊपर एक सवाल होगा हाँ ये फिर क्या होगा। फिर मैंने कहा कि ये होगा, फिर ये क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन और फिर वो कितने अरसे में होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा और उससे क्या फ़ायदा है, मुझे क्या फ़ायदा है, सोसाइटी को क्या फ़ायदा है, बाकियों को क्या फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद भी हम यहाँ तक पहुँचते हैं। दूसरी बात ये है कि हम मैंने ना अपने सामने कुछ जनरेशन मतलब एक जनरेशन मैंने देखी है जो कि मुझसे मेरे बड़े कज़न्स हैं और मेरे बड़े भाई वगैरह हैं। तो वो मैंने देखा है, अब वो सारे जो है ना वो मिडल एजेस में हैं, अपना तकरीबन 35 40 मतलब कुछ मेरे कज़न काफ़ी बड़े-बड़े भी हैं, 45 में भी हैं, 45 50 तक भी हैं, कुछ मेरे ऐसे कज़न भी हैं। तो मैंने उनकी लाइफ़ को ना सिर्फ़ अपने सामने देखा है बल्कि बहुत गहरे तरीके से ऑब्ज़र्व भी किया है। फिर मैंने अपनी जनरेशन को पूरा देखा है, मतलब अपनी एक-एक उसके ऊपर और फिर जो मेरे से आने वाली जनरेशन है उनको मैं ऑब्ज़र्व्स वगैरह करता हूँ ना, तो ये उनकी बेस के ऊपर मेरा फिर डिसीज़न बनता है कि क्या कर रहे हैं, कौन क्या करता है। तो थोड़ा एक मेरा इंटरेस्ट भी है इस एरिया के अंदर। तो अब मसला है कि अब मैं जो थोड़ा-सा ये जो पूरा बैकग्राउंड बनाया है वो इसलिए है कि आप अपनी ज़िंदगी की नियत करने जा रही हो। इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बेस पे अगर देखोगी कि मतलब एक नॉर्मल सेंस क्या होता है, आई वांट टू प्रूव द वर्ल्ड कि भाई मैं कितनी कैपेबल हूँ, मैं कितनी मेरे अंदर कितनी ख़ासियत है, मतलब और एक दूसरी बात होती है, तो मेनली जो चीज़ होती है ना इंसान को 2 ही चीज़ें चाहिए। एक प्लेज़र है और एक है हमारे पास फ़ेम। मेनली हर चीज़ आगे जाकर ना हमारी इन 2 चीज़ों पे ही ख़त्म होती है। प्लेज़र है, आप अच्छा खाओगे तो प्लेज़र मिलेगा, आप अच्छा पहनोगे तो प्लेज़र मिलेगा, आपको बाकी वो फ़ेम वाली चीज़ भी जाकर प्लेज़र पे ही ख़त्म होती है खैर। तो मतलब और दूसरी बात ये होता है कि हर इंसान दूसरे से यूनिक दिखना चाहता है। मतलब हम हर चाहते ही यही हैं कि हम अलग हों, मतलब इतने सारे 7 अरब से ऊपर लोग हैं, तो हमारी कोई अलग से पहचान होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो होती है ना, वही हमारी सारी डिसीज़न्स में नज़र आ रही होती है। इसके मुकाबले में जो है ना वो कि एक पर्पस कि हाँ यार मैं यहाँ पर हूँ और बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए हूँ, मतलब बहुत सारे लोग हैं बहुत चीज़ें मानते होंगे लेकिन ये तो सभी मानते हैं ना कि हम यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए 20 साल 30 साल 35 साल मैक्सिमम ये हो जाएगा 40 साल और तो हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए तो अब उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड को अपना एक एसेट समझना और उसमें कुछ अपने विजन्स मिशंस को सेट करना और सेट करने के बाद उनको फिर वो है कि इम्प्लीमेंट करना। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है कि मैंने कोई चीज़ प्रूव करनी है या मैंने कोई चीज़ हासिल करनी है और दुनिया को दिखाना है। तो एक तरीका ये है और आप जानते हो कि सेकंड वाला मेथड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये डिफरेंशिएट है कि पहले तो थिंकिंग मेथड्स में कि आप किस तरह सोच रही हो। तो दूसरी बात फिर ये आती है कि मैंने ना बहुत सारे लोगों के ना इंटरव्यूज़ वगैरह पढ़े, समझे, उसके पीछे मैंने बिहाइंड द थिंकिंग समझने की कोशिश की। मतलब जो बहुत सारे मैंने सीएसएस जो पास कर गए उनके मैंने देखे, जो अच्छे मेडिकल वगैरह के हैं उनको मैं देखे। तो मैं बस एक बार मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल शो करता हूँ। मैंने एक देखा सीएसएस के बंदे का इंटरव्यू और बहुत तकरीबन 1 डेढ़ घंटा। तो 1 डेढ़ घंटे में सिर्फ़ और सिर्फ़ ना मुझे उनकी बातों में सेल्फ़ प्रोजेक्शन दिखी। मतलब मैंने कितनी मेहनत की, मैंने क्या तैयारी की, मैंने कितना वो किया, ये किया, वो किया, वो मतलब 1 घंटे तक सेल्फ़ प्रोजेक्शन होती रही। लेकिन ये कि मैं हूँ क्यों? मैंने सीएसएस क्यों चूज़ की? और मैं चाहती क्या हूँ? मेरा अगला 5 ईयर प्लान क्या है? 10 ईयर प्लान क्या है? मैं क्यों यहाँ पर हूँ? और
मैंने क्या चीज़ फ़ील की या क्या कमी फ़ील की या क्या पेन फ़ील किया जिसकी वज़ह से मुझे लगा कि मुझे सीएसएस करना चाहिए और सीएसएस में आने के बाद ही मैं ये चीज़ कर सकता या कर सकती हूँ। तो ये चीज़ पूरे इंटरव्यू में बस वो एक यही था कि चलो अब मेरे नाम के साथ एक है कि मैं कोई कलेक्टर या फिर सीएसएस ऑफ़िसर वग़ैरह बन बन गई या बन गया। तो बस यही चीज़ थी। तो ज़्यादातर में यही दिखता है। तो अब ये एक मैंने कहा ना कि एक थिंकिंग है जो सॉर्ट और इस थिंकिंग के अंदर ना मेजॉरिटी लोग मुझे नाकाम दिखते हैं। इनमें से कुछ लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं और उन्हीं की एक सेल्फ प्रोजेक्शन होती है और उनमें भी क्या कामयाब होते हैं आप खुद देख लो कि डॉन की रिपोर्ट है कि 78,000 फीमेल्स हैं जिनके नाम से पहले डॉक्टर आता है लेकिन वो प्रोफेशनल फील्ड में नहीं है। तो वो डॉक्टर की जो नाम में आ रहा है वो किस काम आ रहा है? ठीक है? तो बस यही है जो जिस काम आना चाहिए वो आ रहा है। तो अब वही बात है कि कोई मिशन बेस्ड उनकी बातों से मेरा ये तो है कि चलो उनको कोई मौका नहीं मिला। मैंने उनकी बातें इंटरव्यूज़ किए हैं मतलब खुद जाकर मैंने बातें की हैं। लगता ही नहीं है कि कोई मतलब लोग ज़्यादातर ना डॉक्टर्स की अगर मैं तुम्हें मिसाल दूँ तो डॉक्टर्स के कोट और डॉक्टर के नाम से पहले डीआर जो लगा हुआ होता है उससे ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं इसके मुकाबले में इससे ज़्यादा नहीं होते हैं कि एक बंदा पेन में है या ये बीमारी जो है इसकी वजह से लोग इतने अफ़ेक्ट हो रहे हैं या फिर इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम बन रही है हमारी सोसाइटी में, तो मैंने ये इसको सॉल्व करना है। ये वाली तो बात होती ही नहीं है ना। मैं अगर किसी एक डॉक्टर से भी पूछ लूँ कि भाई आप मुझे बताओ कि टॉप 10 कौन-सी बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मसला है? तो वो उनका जनरली आंसर वही होता है जो दिख रहा होता है कि जो नॉर्मल हॉस्पिटल के वहाँ पर इंजेक्शन के वो लगे हुए होते हैं ना। तो उनके वो आंसर्स होते हैं। तो उनसे और उनकी बातों में लगता ही नहीं है वो पेन या वो चीज़ कि हाँ, ये लोग किसी मिशन के तहत जा रहे हैं। तो नाउ अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो कि एक तो एक्चुअली मसला क्या है कि हमारी दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हम कहाँ होंगे हम खुद भी नहीं जानते। क्योंकि जो कंप्यूटर इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है, उसको तो समझिए मतलब लगता तो ये है कि 10 साल बाद शायद एक नॉर्मल फिज़िशियन या नॉर्मल डॉक्टर्स की तो ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसी दुनिया के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना इस कंट्री को भी, हमारे लोगों को भी, वो है लीडर्स की ज़रूरत। लीडर्स बाय आई मीन जो प्रॉब्लम्स को पहले तो फ़ील करें, एम्पैथी होती है ना, वो फ़ील करें। फिर दूसरी बात है कि उस प्रॉब्लम के साथ स्टिक होकर उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करें और जो वाइडर सॉल्यूशन हो। वो सिर्फ़ उनका पर्सनल सॉल्यूशन ना हो कि मैं अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कि मेरे माँ-बाप के लिए मेरे माँ-बाप ने मेरे साथ बड़ा वो किया है तो मैं अपने माँ-बाप ने आपके साथ किया है तो आपका हक बनता है कि माँ-बाप के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए करो, जो आपके माँ-बाप की आखिरत के लिए एक बड़ी चीज़ बने। पूरी सोसाइटी, आपका मुल्क, आपकी कौम, आपका पूरी इंसानियत के लिए हो सकता है वो सॉल्यूशन। तो ये इसमें है अब लीडरशिप चाहिए होती है कि आप किस चीज़ में अब मैं अब पूछ लेना कि दुनिया की सबसे अब मुझे 5 प्रॉब्लम्स बता दो कि सबसे बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं, जिसकी वजह से लोग मुश्किल में हैं। तो शायद पता ही नहीं हो, कभी न्यूज़पेपर भी उठाकर नहीं पढ़ा होगा हमने। तो ये सबसे बड़ा इश्यू है और जब तक ये चीज़ क्रिएट नहीं होती ना, तो कोई बड़ी चीज़ बन नहीं सकती और कोई बड़ा सॉल्यूशन निकल नहीं सकता, जो एक पर्पज़ होना चाहिए इन माय ओपिनियन। तो और दूसरी बात है कि वही बात है कि फेलियर और सक्सेस तो अब अल्लाह के ताला के हाथ में, इंसान के हाथ में सिर्फ़ कोशिश है, वरना अगर इस बेस पे अगर हम करने लगे हैं कि सक्सेस है उसमें तो फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आई थिंक दुनिया के सबसे नाकाम बंदे ठहरेंगे, जो साढ़े 900 साल में कश्ती के अंदर सिर्फ़ 78 लोग ही ला सके। तो इस तरह की बहुत सारी और मिसालें मिल जाएँगी। तो अब ये मसला है कि आप क्या प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि हाँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व तो होना ही चाहिए। ये चीज़ तो इसके बगैर तो चल ही नहीं सकता। मतलब एक ऐसी चीज़ होती है ना और फिर मैं उसको सॉल्व करूँ। सबसे पहले तो आप इसमें अगर वो किसी भी फ़ील्ड में हो सकती है, वो मेडिकल फ़ील्ड में हो सकती है, वो एजुकेशन फ़ील्ड के अंदर हो सकती है, वो फ़िलॉसफ़ी में हो सकती है, वो कहीं पर भी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम में हो सकती है, हर जगह हो सकती है। तो जब तक आप ये नहीं कर रहे हो ना, तो तब तक ना कोई बड़ी चीज़ नहीं हो रही। वो आपका पर्सनल वो है। ठीक है? तो ये चीज़ आप होगा और ये चीज़ सोचने का ना सबसे अच्छा आइडिया ये होता है कि आप ना किसी दिन रात को एक खुले आसमान के नीचे चले जाओ जहाँ पर बस आपको
कोई चाँद दिख रहा हो और वो दिख रहे हो। मतलब एक पहले तो वाइडनेस दिखती है ना कि मैं कितनी बड़ी चीज़ हूँ, ये इतनी बड़ी कायनात है मेरे सामने। और पता नहीं कितने प्लैनेट, स्टार्स हैं और एक प्लैनेट जिस पे मैं हूँ और मैं उसमें एक बंदा हूँ और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हूँ और मैंने मर जाना है, ठीक है? फिर दूसरी बात ये है कि मैं इस दौर में पैदा हुई, मैं हो सकता था कि मैं कहीं फ़िरौन के दौर में पैदा होती, मैं शायद आज से चो को 1500 साल पहले पैदा होती, कहीं रोम के दौर के अंदर। मैं बहुत सारे दौरों में एतबार में पैदा हो सकती थी, अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये दौर चूज़ किया, ठीक है? फिर दूसरी बात है कि अब उस कंडीशन के अंदर, उस फीलिंग के अंदर, आपका ये जज करना, वो फ़ील करना कि मैं अभी एक ग्रेव के अंदर हूँ या फिर आप सोच लो कि मैं अपनी डेथ बेड पे हूँ। और उसके अंदर ये सोचना पीछे कर के उस वक़्त मैं क्या सोच रही होंगी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए था? मुझे क्या चीज़ें हासिल करनी चाहिए थी, किसके लिए स्ट्राइव करना चाहिए था? मुझे नहीं पता कि आपने कभी वो मंज़र देखे हैं कि नहीं देखे, बहरहाल मैं तो बहुत सारे देख चुका हूँ, जिसमें मैंने अपने बहुत ज़्यादा करीबियों को भी मतलब ज़मीन के अंदर देखा है और जब हम खुद ही उसके ऊपर स्लेब रख रहे होते हैं और बस टाटा बाय-बाय कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा पेनफुल मेरे लिए था जब मेरे पड़ोस में एक बच्ची थी कोई 4 साल की और जब मैंने देखा तो उसका ख़ास जो मुझे लगता है ना कि जब वो उसको उतारा कब्र के अंदर और उनको पता नहीं था कि किसी ने उसका चेहरा देखना था, तो कब्र के अंदर ही उसका ना चेहरा थोड़ी देर के लिए खोला गया। तो उस बच्ची को मैंने देखा, तो वो फीलिंग जो होती है ना कि जब मैं उस टाइम पे होऊँगा, तो उस टाइम पे अगर मुझे सोचने का मौका मिले और मुझे एक बार रिवर्स का मौका मिले, तो मैं उस वक़्त क्या सोचूँगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए था? तो ये जो डिसीज़न है ना, वो सबसे अहम तरीन चीज़ है, तो इस बेस पे करना डिसीज़न। तो अब आपके लिए आपके पास वो वक़्त है, मतलब ये वो वक़्त है जहाँ पर आपने नियत करनी है ज़िंदगी की। तो इसको छोटी चीज़ आई थिंक सो कि नहीं समझना चाहिए कि एक बस चल-चला हो, जो सभी कर रहे हैं, मैं भी कर लूँ। अभी आपको ये भी टेंशन होगी आई आई नो कि यार मेरे जो आस-पास हैं, जो सारे आगे जा रहे हैं, सबके 1-1 साल यूनिवर्सिटीज़ के हो चुके हैं, मैं क्या कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो आप सोचो कहीं ऐसा ना अभी आपके सिर्फ़ 1 साल का मसला हुआ है। आप सोचो कि वो जब पूरी ज़िंदगी पीछे गुज़र गई, उस वक़्त क्या होगा? उस वक़्त क्या डिप्रेशन की हालत होगी। वही आपने शायद मैट्रिक के हम लोगों में पढ़ा था ना, पहला ही चैप्टर था गुज़रा हुआ ज़माना, सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ। तो उस बहुत एपिक अंदाज़ में उन्होंने पूरा स्क्रीन प्ले लिखा है कि बस एक बिल्कुल एंड का वो दिखाया है कि अब जब ख़त्म हो रहा है सब कुछ। तो एक उस लिहाज से जब आई थिंक सोचने लगेंगे ना तो खुद ब खुद एक लीडरशिप क्वालिटीज़ भी जनरेट होती हैं, एक लोगों की सोसाइटी की फ़िक्र भी क्रिएट होती है। खुद हम अपनी ज़िंदगी को एक बहुत बड़ा एसेट समझने लगते हैं कि ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है कि बस आ गए और चले गए, हो गया सो हो गया। जो बस सबने बोला हमने कर लिया, जो शायद सब कर रहे थे हमने कर लिया, सबको वही बात है किसी को हमने सबको प्रूव करना है, सबको खुश करना है, ना खुश होंगी दुनिया ना कभी कुछ हो। तो इस चीज़ को अब आप आई डोंट थिंक कि पता नहीं कि आप कहाँ कहाँ तक ये समझ पाओगी कि लेकिन ये चीज़ आप अगर कर दो ना तो आई थिंक एक सोच का चेंज आएगा, सोच का चेंज आएगा तो वो खुद ब खुद बिहेवियर में दिखेगा और खुद ब खुद जब बिहेवियर में दिखेगा तो खुद ब खुद एक बड़ी चीज़ जनरेट होगी, वो फिर किसी भी फ़ील्ड में हो सकती है। फिर उसके लिए आपका फ़ील्ड ज़्यादा मैटर नहीं करती, आपका पैशन और आपका वो एहसास जो है वो मैटर करता है।